Greetings from Kamal Sharma to all of you. Our today's chapter is subject and predicate. We have discussed about sentences and kinds of sentences in the earlier chapters. Today we are going to learn what the subject and predicate are. जब भी हम किसी वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें किसी न किसी के बारे में कहना पड़ता है, किसी वस्तु के बारे में बात करनी पड़ती है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी पड़ती है, किसी स्थान के बारे में बात करनी पड़ती है। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट है। सेंटेंस का वह हिस्सा जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है वो सब्जेक्ट है, और सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई हम कैसे करें, कैसे पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टेस्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या हु से अगर हम कोई क्वेश्चन पूछें और जवाब जो मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये किसी सेंटेंस के दो मेजर पार्ट्स हैं। बिना सब्जेक्ट और बिना प्रेडिकेट के इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है वो प्रेडिकेट है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने का प्रयास करें। बर्ड्स फ्लाई। यहां पर बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में भी एक सिंगल वर्ड है और प्रेडिकेट में भी एक सिंगल वर्ड है, और ये कंप्लीट सेंस है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, इसका पूरा अर्थ है, इसलिए ये सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई प्रेडिकेट है। और देखें, अ बुक ऑफ स्टोरीज interests everybody. A book of stories interests everybody. A book of stories. What interests everybody? What interests everybody? तो हमारा आंसर होगा A book of stories. ये पूरा एक फ्रेज है, ये फ्रेज है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इंटरेस्ट्स एवरीबडी ये प्रेडिकेट है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग। हमें आंसर मिला स्विमिंग। तो स्विमिंग यहां पर सब्जेक्ट है और इज अ गुड एक्सरसाइज ये प्रेडिकेट है। यहां पर जो सब्जेक्ट है स्विमिंग ये जेरंड है, वर्ब प्लस आईएनजी। जब कोई वर्ब नाउन की तरह काम करती है उस समय वो जेरंड होती है, इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। सब्जेक्ट की जगह पर जो भी वर्ड काम करेगा वो नाउन कहलाएगा। इंग्लिश ग्रामर की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जगह पर काम करने वाला शब्द नाउन होता है
मतलब सब्जेक्ट की जगह पर काम करने का अधिकार नाउन को मिला हुआ है। अगर वो वर्ब भी सब्जेक्ट की जगह पर काम करती है तो वो नाउन कहलाएगी। यहां पर स्विमिंग जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और देखें, टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी। टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी। हम पता करेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। व्हाट इज इजी? टू फाइंड फॉल्ट्स। व्हाट इज इजी? टू फाइंड फॉल्ट्स। यहां पर सब्जेक्ट है टू फाइंड फॉल्ट्स और प्रेडिकेट है इज इजी। टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी। गलतियां ढूंढना सरल है। क्या सरल है? टू फाइंड फॉल्ट्स, गलतियां ढूंढना। टू फाइंड फॉल्ट्स सब्जेक्ट है, इज इजी प्रेडिकेट है। और देखें, व्हाट ही सेज इज ट्रू। व्हाट ही सेज इज ट्रू। अब हम पता कैसे करेंगे सब्जेक्ट कौन सा है? क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज ट्रू। व्हाट इज ट्रू, सच क्या है? व्हाट ही सेज, जो वह कहता है। व्हाट ही सेज इज ट्रू, जो वह कहता है वह सत्य है। तो व्हाट ही सेज यहां पर सब्जेक्ट है और इज ट्रू प्रेडिकेट है। यहां पर जो सब्जेक्ट है व्हाट ही सेज, ये पूरा क्लॉज है। ये पूरा क्लॉज सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज है। व्हाट ही सेज इज ट्रू। व्हाट ही सेज सब्जेक्ट है, इज ट्रू प्रेडिकेट है। तो किसी भी सेंटेंस के ये दो मेजर पार्ट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ें तो पहले ये देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का जो अनिवार्य, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, उसका अनिवार्य एलिमेंट, जो आवश्यक तत्व है उसका, वो होता है नाउन। और प्रेडिकेट का जो अनिवार्य असेंशियल एलिमेंट जो है वो वर्ब है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का कभी कोई सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। होप यू आर ऑल क्लियर। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहां पर आई सब्जेक्ट है। हु कैन स्पीक इंग्लिश? आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, जो कि एक प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि सब्जेक्ट पर काम करने वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है, लेकिन प्रोनाउन जो है वो तो नाउन का शेडो है। प्रोनाउन केवल नाउन को रिप्लेस करने के काम आता है, इसलिए उसे हम नाउन ही कह सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, कैन स्पीक इंग्लिश प्रेडिकेट है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो वाक्य के प्रारंभ में ही आया है, लेकिन ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बिगिनिंग में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स देखें। डाउन वेंट द रॉयल आर्मी। डाउन वेंट द रॉयल आर्मी। अब यहां पर सब्जेक्ट का पता कैसे करें? डाउन वेंट द रॉयल आर्मी। हु वेंट डाउन?
तो हमें आंसर मिलेगा द रॉयल आर्मी। द रॉयल आर्मी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन वो सबसे अंत में है। डाउन वेंट द रॉयल आर्मी, द रॉयल आर्मी सब्जेक्ट है और वेंट डाउन ये प्रेडिकेट है। इसको थोड़ा पोएटिक लहजे में लिखा है, इसलिए इस तरह से लिखा है कि डाउन वेंट द रॉयल आर्मी। और देखें, अ फ्राइटनिंग साउंड हियर्स द शेफर्ड। अ फ्राइटनिंग साउंड हियर्स द शेफर्ड। Who hears the frightening sound? The answer is the shepherd. So in this sentence, the shepherd is the subject and hears the frightening sound is the predicate of the sentence. Similarly, on the top of the hill lives a hermit. On the top of the hill lives the hermit. Now, how can you identify the subject? Ask a test question. Who lives on the top of the hill? Who lives on the top of the hill? The hermit. 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 The hermit ये subject है और lives on the top of the hill ये predicate है। तो ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बिगिनिंग में ही हो। यहाँ पर 2-3 सेंटेंस में आपने देखा कि सेंटेंस के अंत में सब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट कभी बीच में भी हो सकता है, थोड़ा देखें इसको। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए विलेज। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए विलेज। Where is the subject in this sentence? Who lived in a village? An old man. An old man is the subject of the sentence. And the rest part of the sentence is predicate. An old man is subject and lived there in a village is predicate. और देखें, there are 5 rooms in my house. There are 5 rooms in my house. What is there in your house? 5 rooms are there in my house. So 5 rooms is subject. तो सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सेंटेंस के प्रारंभ में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, अंत में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आगे हम ये भी देखें कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमें दिक्कत आती है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की दिक्कत इम्परेटिव सेंटेंस में आ सकती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें, कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। उसको मेंशन करना अनुपयोगी है, उसका कोई महत्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो हम ये यू को बोल रहे हैं, यू सिट डाउन कहने की जरूरत नहीं है, सिट डाउन। तो यहां पर यू को मेंशन करना भी जरूरी नहीं है। सो इन इंपरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, इट नीड नॉट बी मेंशन्ड। और देखें, थैंक यू, थैंक यू। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तो यहां पर आई कहने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं थैंक यू। तो आई इज लेफ्ट आउट, आई को मेंशन करने की जरूरत नहीं है।